हाय एवरीवन, हेलो। सो गाइज, काफ़ी लोगों ने अभी आरबीआई का पेपर दिया था और उसके बाद इमीडिएटली सेबी का नोटिफिकेशन आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से आ रहा है कि यार आरबीआई और सेबी में से कौन सी जॉब क्रैक करनी आसान है या कौन सी जॉब अच्छी है। क्योंकि जब दो ऑप्शंस आती हैं हम उनको रिलेटिव कंपैरिजन में जोड़ लेते हैं और देखने लगते हैं कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस वीडियो में हम दोनों जॉब्स के ऊपर कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। इसमें हम सिलेबस या स्ट्रैटेजी कंपेयर नहीं करेंगे, रेदर हम कंपेयर करेंगे जॉब के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी जॉब में कंपटीशन कम है, मतलब किसको क्रैक करना आसान है। ठीक है। फिर जॉब की सैलरी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है और लॉन्ग टर्म मॉनेटरी ग्रोथ किस में ज़्यादा मिलेगी, आरबीआई या सेबी में। आरबीआई और सेबी में क्या क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें क्या वर्क प्रोफाइल है, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको क्या ज़्यादा सूट करेगा। सेबी और आरबीआई में से कहाँ पे बेटर पोस्टिंग्स मिलती हैं, होम पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कहाँ पे प्रमोशंस ज़्यादा फास्टर होती हैं और कहाँ पे ट्रांसफर्स ज़्यादा होती हैं। तो काफ़ी एंगल से हम आरबीआई और सेबी को कंपेयर करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि यार आपको क्या सूट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले, आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है। क्या है ये? इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सेबी के, अलोंग विद सॉल्यूशंस जो बहुत ज़रूरी हैं आपको ये पता लगाने के लिए कि कैसे पढ़ना है। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया है, हमने यहाँ पे डिकोड किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। एंड रिकमेंडेड सोर्सेज मिल जाएंगे हमारी तरफ से, जो हम रिकमेंड करते हैं इफ यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज दिस इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वहां पे आप क्लिक कर कर इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। अब सबसे पहले हम दोनों में कंपटीशन की बात करेंगे कि सेबी और आरबीआई में क्या कंपटीशन है और किसमें कंपटीशन कम है या ज्यादा है। मैं सेबी और आरबीआई 2024 का डेटा लूंगा। सेबी में 80 वैकेंसीज आई थी 2024 में और आरबीआई में अराउंड 66 आई थी। ये मैं जर्नलिस्ट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो सेबी में वो 54,000 थे, आरबीआई में अराउंड 1 लाख थे। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं। 54,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से फेज 1 देने सिर्फ 33,000 गए थे और यहाँ पे अराउंड 70,000 गए थे। तो अराउंड 70% लोग पेपर देने गए थे। ठीक है। और इनमें से जो लोग फेज 2 में क्वालिफाई हुए, सेबी में वो 6,000 थे, आरबीआई में सिर्फ 1,000 थे, क्योंकि आरबीआई में स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि आई थिंक वो 1:15 की रेशो में ही सेलेक्ट करते हैं। अगर 66 सीट्स हैं तो इसका अराउंड 15 टाइम्स ही वो फेज 2 में सेलेक्ट करेंगे। जबकि सेबी में ओपन क्राइटेरिया है कि आप 30 पेपर 1 में लो, 40 पेपर 2 में लो और 80 ओवरऑल लो, तो आप फेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक। तो इन नंबर्स को तो देख के यही लगता है कि यार यहाँ पे 80 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 33,000 लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे 66 के लिए 70,000 लोग फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा आरबीआई में है और साथ ही में फेज 2 में यहाँ पे काफ़ी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो नो डाउट इस डेटा से तो यही दिख रहा है कि आरबीआई इज हैविंग मोर कंपटीशन और इज मोर डिफिकल्ट टू क्रैक एज कंपेयर टू सेबी ग्रेड ए। बट आई मस्ट वार्न यू दैट डोंट गो जस्ट बाय दीज नंबर्स। ये सिर्फ एक फैक्चुअल डेटा है जो आपको कुछ एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भले ही 33,000 लोग हैं, बट 5,000 यहाँ पे टॉप मोस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे जो इस जॉब के लिए टॉप कंटेंडर्स हैं। ऐसे यहां पे भी 70,000 में से 5,000 टॉप मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जो इस जॉब के लिए टॉप कंटेंडर्स हैं। तो अल्टीमेटली भले ही 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, भले ही 50,000, कंपटीशन टॉप के 5,000 में ही हो रहा है, जो एक्चुअली सही से पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं और मोटिवेटेड हैं और एक इंटेंट रखते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। बाकी सिर्फ नंबर्स हैं। तो देखने में आरबीआई ज्यादा कॉम्पिटेटिव है नंबर्स के हिसाब से, बट मुझे लगता है कि सेबी को भी क्रैक करना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड गट्स एंड इंटेंट टू क्रैक एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में कि दोनों में सैलरी कितनी है और लॉन्ग टर्म मॉनेटरी ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है। देखिए, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी जल्दी बढ़ेगी। वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो सैलरी जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल ग्रोथ रहता है कि आपको हर साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर
प्रमोशंस मिलेंगी तब इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ता रहता है। बट ऐसे आउट ऑफ दी टर्न जाके कि यार किसी और का इंक्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन आपको 30% मिल गया, इन जॉब्स में नहीं होता है। सेबी में सीटीसी 27 से 30 लाख के बीच में है, आरबीआई में 32 से 35 लाख के बीच में है। अब ये वैरी करेगा हाउ डू यू कैलकुलेट एंड इन विच सिटी यू आर रिजाइडिंग, आइदर इन मुंबई और समथिंग एल्स। बट ऑलमोस्ट इतना फर्क है, महीने का 30-40,000 का फर्क लगा के चल लो, ठीक है, कि दोनों जॉब्स में आपको इतना इन हैंड में फर्क पड़ सकता है। और उसका रीजन यही है कि जो सेबी है वो ग्रेड ए लेवल है, आरबीआई ग्रेड बी है। तो ग्रेड्स कैसे होते हैं, ए बी सी डी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेड बढ़ते रहते हैं। तो बी इज हायर देन ग्रेड ए, देयरफॉर आरबीआई इज ऑफरिंग मोर सैलरी देन सेबी ग्रेड ए। बाकी क्या प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल हैं, आरबीआई वालों के लिए भी हैं, सेबी वालों के लिए भी हैं। बट मैं बहुत लोग जानता हूँ सेबी में जिन्होंने काम किया और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हायर पोजीशंस पे हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा बट कुछ तो पब्लिकली बहुत फेमस भी हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में है, पर मुझे लगता है शायद सेबी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कंपैरेटिवली, पर दोनों में मिलेंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई और सेबी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें किस टाइप का काम होता है, ताकि आप पता लगा पाए कि कौन सी जॉब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा सूट करेगी। ये सेबी के डिपार्टमेंट्स हैं और ये आरबीआई के हैं। सेबी में सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो मर्जर्स एंड टेक ओवर्स को एनालाइज करता है, उनका अप्रूवल देता है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस, जहां पे रिसर्च वर्क होता है। तो सेबी को बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होता है जिसके बेस पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो सारा रिसर्च वर्क एनालिसिस इस में होता है। तो अगर आप डेटा से प्यार करते हैं तो ये डिपार्टमेंट आपको सूट कर सकता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ डेट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो डेट सिक्योरिटीज या हाइब्रिड मतलब डेट प्लस इक्विटी, उनको रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट है। देन एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है। तो सेबी के जितने भी रेगुलेशंस हैं, अगर कोई एंटिटी उन रेगुलेशंस को तोड़ती है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है। ये सब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट करता है, काफ़ी पावरफुल डिपार्टमेंट है। देन रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट है। तो अगर सेबी किसी पे पेनल्टी लगाता है, वो पेनल्टी ये वाला डिपार्टमेंट रिकवर करता है लोगों के पीछे लग लग कर। देन जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। तो सेबी के जो भी अंदर जैसे गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, कैंटीन है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़, सारी सिक्योरिटी, सारे सेबी के खुद के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए जर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। फिर सेबी की खुद की वेबसाइट है। सेबी के बहुत सारे आईटी इंटरफेसेस हैं जो वो स्टॉक एक्सचेंजेस से डेटा पुल करता है या कहीं और से डेटा पुल करता है, वो सब आईटी डिपार्टमेंट देखता है। फिर लीगल अफेयर डिपार्टमेंट है। तो सेबी जब एंटिटीज को प्रोसिक्यूट करता है तो केस लड़े जाते हैं। वो केस कौन लड़ता है? लीगल अफेयर डिपार्टमेंट। तो जो भी लोग लीगल में रिक्रूट किए जाते हैं ज्यादातर लीगल अफेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं। फिर मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट है। तो सेबी की जो इंटरमीडियरीज हैं जो कैपिटल मार्केट्स में, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, कस्टोडियंस हो गए, उन सबको भी सेबी रेगुलेट करता है और ये डिपार्टमेंट उसके रिलेटेड रेगुलेशंस बनाता है। फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट है। अब सेबी के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। वो पावर्स ऑफिसर्स मिसयूज ना करें, करप्शन ना करें, उसके लिए इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है। आरबीआई की बात करें तो सबसे ऊपर आता है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। प्राइमरी वर्क ऑफ आरबीआई टू लुक इनटू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सारा मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के पास है, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ डिसाइड करता है। फिर जो रेगुलेशंस हैं कि बैंक्स को लाइसेंस देना है या नहीं देना है, किसका कैंसिल करना है, कोई बैंक को नई एक्टिविटी के लिए परमिशन लेनी है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन देखता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन है। तो जो भी मनी मार्केट्स हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टी बिल्स हो गया, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, वो सारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन रेगुलेट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, तो जो ऑडिट्स होते हैं बैंक्स के, वो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन करता है। ये ज़्यादा ऑन साइट होते हैं कि बैंक्स में जाकर ऑडिट करते हैं, तो इसमें ट्रैवल का काम रहता है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, अब ऑडिट डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ पेनल्टीज लगाई, तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट उसको एनफोर्स करेगा।
फिर डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी है, तो आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करती है वो पैसा पहले करेंसी चेस्ट में जाता है, वहां से ये पैसा बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये करेंसी चेस्ट आरबीआई की ओनरशिप है, तो यहाँ पे भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रहते हैं। करेंसी चेस्ट में थोड़ी सी हार्ड जॉब है, क्योंकि यू वुड हैव टू बी अवेलेबल 24/7, बिकॉज करेंसी वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं वो कभी भी आ सकते हैं, एंड दैट्स अ हाईली हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी काइंड ऑफ नो इन्फ्लेशन थिंग के यार आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है करेंसी चेस्ट की। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट है, तो आजकल जो भी यूपीआई का जो बोलबाला है इसी डिपार्टमेंट की देन है। यूपीआई के सारे रेगुलेशंस, लाइसेंसेस यही डिपार्टमेंट देखता है। फिर फिनटेक है, जहाँ पे आरबीआई सैंडबॉक्स वगैरह आपने सुना होगा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जहाँ छोटी छोटी कंपनीज को ऑप्शन दी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कीजिए लाइव एनवायरनमेंट में ताकि कुछ इनोवेशन हो सके, तो वो फिनटेक डिपार्टमेंट का काम है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ताकि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं या हमारे पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरबीआई कुछ कर पाए, उनको बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड कर पाए, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहते हैं, किसी भी वहाँ के आला अफसर हैं जो डीसी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उनसे आपको मिलना होता है टू रोल आउट द इनिशिएटिव्स। तो इसमें भी आपको शायद 9 to 5 के बाहर भी काम करना रहता है, मीटिंग्स कभी भी हो सकती हैं, बट आपको उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। देन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन है, तो आरबीआई काफ़ी इनिशिएटिव्स चलाती है कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए अबाउट दी फ्रॉड्स। तो आपने काफ़ी एड्स देखी होंगी जहाँ पे आरबीआई चलाता है कि आरबीआई कहता है, अवेयर करता है कंज्यूमर को फ्रॉड से बचने के लिए, तो वो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ही करता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया डिपार्टमेंट्स का। अब काफ़ी लोग पूछते हैं सर डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा है, सर दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। किसी को मर्जर्स एंड टेक ओवर्स में मज़ा आता है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, किसी को रेगुलेशन में मज़ा आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में जाओ, या ऑडिट में मज़ा आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में जाओ। सो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप पावर के बारे में पूछेंगे तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और रिकवरी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनके पास काफ़ी पावर्स रहती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो हैं काफ़ी जगह, ठीक है। जैसे आरबीआई की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन से काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। देन आपका एक डिपार्टमेंट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ये जितनी भी कंपनीज है, पेटीएम, रेजर पे, ये ऐसे बंदों को उठाना चाहती हैं जिनको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, बट अगेन डोंट लुक टू मच बियॉन्ड योर आरबीआई और सेबी जॉब। आई थिंक दैट शुड बी योर मेन टारगेट एज ऑफ नाउ। बाकी पोस्टिंग्स की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा पोस्टिंग्स था कि कहाँ पे बेटर पोस्टिंग्स हैं। तो पोस्टिंग्स की बात करें तो इनिशियल पोस्टिंग होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। सेबी में तो सारी वर्कफोर्स ऑलमोस्ट मुंबई में है, तो पोस्टिंग आपको इनिशियल पोस्टिंग तो मुंबई में ही मिलेगी, होम पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इनिशियली सेबी में। आरबीआई में भी ज़्यादा चांसेस हैं कि इनिशियल पोस्टिंग आपको मुंबई में मिले, बट अगर मुंबई में नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी, बट वो होम पोस्टिंग नहीं होगी। तो मुंबई वाले ऑफिस को हम हेड ऑफिस बोलते हैं, और जो स्टेट कैपिटल्स में बाकी ऑफिसेज हैं, दिल्ली, लखनऊ, शिमला, बेंगलुरु, चेन्नई, उनको हम रीजनल आरओ बोलते हैं। तो आरबीआई में 50% ऑफ द बैच तो मुंबई में जाता है, बाकी लोग जो रीजनल ऑफिसेज में जाते हैं, स्टेट कैपिटल्स में जाते हैं, वो भी होम स्टेट पोस्टिंग उनको इनिशियली नहीं मिलती है, ठीक है। तो आरबीआई में भी इनिशियल पोस्टिंग होम स्टेट मिलना ऑलमोस्ट जीरो चांस है। उसके बाद क्या कभी होम पोस्टिंग मिलेगी? देखो सेबी ग्रेड ए में तो जैसा मैंने बताया, सिंस 95% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन मुंबई, तो वहां पे दिल्ली या किसी और ऑफिस में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। भाई बहुत ही लकी होने चाहिए, बहुत बड़ा जुगाड़ होना चाहिए। तो सेबी में 5 साल 10 साल जॉब करने के बाद भी मोस्ट प्रोबेबली आप मुंबई में ही होंगे। हाँ, सेबी ने अभी कुछ इनिशिएटिव लिया है कि वो रीजनल ऑफिसेस में स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, बट वो कब बढ़ेगी, कब वहां पे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, आई कांट टेल यू। आरबीआई में होम पोस्टिंग एक बार तो मिलती है, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, एक ऑब्लिगेशन मानता है आरबीआई कि चलो एक बार सबको होम पोस्टिंग दे दो।
एक ही बार मिलेगी लेकिन होम पोस्टिंग। हाँ, अगर आपने किसी सेंसिटिव एरिया में काम कर लिया, जैसे आप J&K चले गए या नॉर्थ ईस्ट चले गए, तो आपको होम पोस्टिंग 2 बार भी मिल सकती है, बट 2 बार से ज़्यादा ऑफिशियली नहीं मिलती है, पर ये रूल नहीं है। कोई बहुत लकी होगा शायद 3 बार मिल जाएगी, बट मतलब आप बोल लो यार कि ये 10 लाख में से एक बंदा, उतना चांस है। तो सेबी में होम पोस्टिंग के बाद में भी चांस नहीं है, आरबीआई में बाद में है, लेकिन ओनली वंस। हाँ, अगर आप सेंसिटिव एरिया में कर लो तो शायद 2 बार आपको मिल जाए। तो ये होम पोस्टिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट है प्रमोशंस के बारे में। ठीक है, प्रमोशंस कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होती हैं? देखिए, सेबी में आप जो शुरू करते हैं वो ग्रेड ए लेवल पे करते हैं, आरबीआई में आप ग्रेड बी लेवल पे करते हैं। सो व्हेन यू ज्वाइन आरबीआई यू आर ऑलरेडी एट 1 लेवल हायर। ठीक है, हायरार्की ऑलमोस्ट वो है। यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, फिर एजीएम, फिर डीजीएम, फिर जीएम, फिर चीफ जनरल मैनेजर। सिमिलरली यहाँ पे आप मैनेजर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर यहाँ पे जीएम आएगा, मिसिंग है, फिर आप जीएम बनेंगे, चीफ जनरल मैनेजर बनेंगे, फिर प्रिंसिपल चीफ मैनेजर बनेंगे। इस तरह से आप ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। द मैक्सिमम लेवल यू कैन रीच इज डिप्टी गवर्नर, विच इज ऑल्सो वेरी रेयर। और सेबी में आप चेयरपर्सन लेवल तक जा सकते हैं, बट ये एक्सटर्नल ही रिक्रूट होते हैं मोस्टली। ठीक है, जो हमारे बाबू लोग होते हैं आईएएस वगैरह, उनको ही ज़्यादा रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक अगर आप सीजीएम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुँच जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। होल टाइम डायरेक्टर भी एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के लिए बनना बहुत ही रेयर फीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर और यहाँ पे सीजीएम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके ऊपर बहुत मुश्किल है। सेबी में इनिशियल जो प्रमोशन है वो फास्ट होती है, क्योंकि आप एक लेवल नीचे शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रमोशन आपका 3 साल में हो जाता है। ठीक है, जनरली टाइम बाउंड रहता है, परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता है, बस खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छी भले ही ना हो ज़्यादा, लेकिन खराब नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लैक मार्क नहीं होना चाहिए आपकी रिव्यू शीट पर। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से एजीएम तक प्रपोशन सिर्फ मतलब बिना इंटरव्यू के होती हैं। इसके बाद इंटरव्यू भी साथ में होना शुरू हो जाता है। आरबीआई में फर्स्ट प्रमोशन आपका 7 साल में होता है, जब आप मैनेजर से एजीएम बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्लो है। ये काफ़ी एक इशू भी है कि आरबीआई में स्टेग्नेशन हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन ही 7 साल के बाद होता है। बट यहाँ पे भी टाइम बेस्ड है, आप भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें, बट प्रमोशन जल्दी नहीं मिलेगा। और एजीएम वाला जो फर्स्ट प्रमोशन है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बट इसके बाद यहाँ पे भी इंटरव्यूज होते हैं बिफोर योर प्रमोशन, बिकॉज जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैकेंसीज कम रहेंगी और कंपटीशन बढ़ता जाएगा प्रमोशन के लिए भी। लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफर्स। तो सेबी और आरबीआई में ट्रांसफर्स का क्या सीन है? क्या दोनों में ट्रांसफर्स होती हैं? देखिए, सेबी में जैसा मैंने बताया कि यार सारी वर्कफोर्स ऑलमोस्ट मुंबई में है, तो ट्रांसफर्स रेयर है। अगर आप मुंबई में रहना चाहते हैं तो सारी जिंदगी रह सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रांसफर्स बहुत रेयर हैं, और अगर की भी जाती हैं दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट आप ये सोच के चलो कि मुंबई में ही आपको सारी ज़िंदगी बितानी है अगर आप सेबी में हो। आरबीआई में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, मुंबई में है और स्टेट ऑफिस में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर 5 साल में ट्रांसफ़र होता है कि आप रीजनल ऑफिस से एक दूसरे ऑफिस में चले जाते हो, और अगर आप मुंबई में हो तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट एवरी 5 to 7 ईयर्स यू विल बी ट्रांसफर्ड, आइदर यू आर एन एचओ और आरओ। यू वुड हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी, है ना, कि शायद आप इससे ज़्यादा टाइम कहीं लगा लो, बट ये ट्रांसफर्स होती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप आरओ में हो, आपने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए और आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए, आप एक टाइम एक्सेप्शन ले सकते हो ऑन दी मेडिकल ग्राउंड्स और दी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड्स के मेरे बच्चे अभी +1 +2 में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके +2 पूरी करवा के ही ट्रांसफ़र लेना चाहूँगा। तो ये 2 ग्राउंड्स हैं, या तो कोई मेडिकल ग्राउंड होगा या आपके बच्चों की पढ़ाई होगी, जिसके बेस पे आप अपनी ट्रांसफ़र को 2 साल डिले कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो ओनली वंस। बार बार नहीं, हर बार नहीं कि अभी 2 साल और, अभी 2 साल और नहीं, जस्ट वन टाइम। ठीक है, तो ये रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट लगेंगे, बट आई थिंक रूल से ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है, नहीं तो सब लोग ट्रांसफर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसा है वैसा है। सो दीज रूल्स आर टू बी मेड। बाकी क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या ट्रांसफर्स अरेंज करवाई जाती हैं?
कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमेशा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, यहाँ पर भी हैं, बट काफ़ी लोग उसको मिसयूज भी करना चाहते हैं. सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी केयरफुल एंड कि वो आपकी हर चीज़ चेक करें अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपकी ट्रांसफर्स की जा रही हैं. बट ये बहुत ही मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ जाके बोलेगा कि मेरे घर में ये मेरी मम्मी बीमार है तो मुझे ट्रांसफ़र दे दो. ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी. दीज आर वेरी रेयर पॉसिबिलिटीज, बट दीज डू हैपन. बाकी वर्क लाइफ बैलेंस लास्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे. वर्क लाइफ बैलेंस दोनों में अच्छा है. दोनों 9 to 5 जॉब हैं. दोनों में थोड़ी थोड़ी ब्यूरोक्रेसी ज़रूर है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एज फास्ट एज अदर ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे एक पेटीएम में आप देखेंगे कि एक्शन है, बस एक्शन हो रहा है, ठीक है, वेट नहीं हो रही है. फेल होंगे कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे. बट सेबी आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फेलियर पसंद नहीं है. सो एवरी स्टेप दे टेक इट विद ड्यू कंसिडरेशन. आप कोई डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे वो पता नहीं कहाँ कहाँ रिव्यू होगा, एक कॉमा तक चेक किया जाता है. एंड दैट इज द नेचर ऑफ वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ये ऐसे हवा में काम नहीं कर सकते बिकॉज ये रेगुलेटर्स हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि चीज़ें बहुत स्लो चलती हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब. वर्कलोड मैं ओवरऑल बात करूं तो सेबी में इनिशियल ईयर्स में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, ठीक है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, काम बहुत ज़्यादा है. रिलेटिवली आरबीआई में वर्कलोड कम है, और आरबीआई में भी अगर एचओ की बात करूं तो वर्कलोड हाई है, ठीक है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में. लेकिन आरओ में जर्नली थोड़ा चिल एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है. बाकी वर्कलोड डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट, योर मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ये एक जनरल मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो ओवरऑल सेबी में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है. आई थिंक सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा इनिशियल ईयर्स एज कंपेयर टू रीजनल ऑफिस इन आरबीआई. सो ये वर्क लाइफ बैलेंस का भी कंपैरिजन हमने कर लिया. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है. हमने ये भी देख लिया कंपटीशन किस में ज़्यादा है, सैलरी के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें क्या काम होता है, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस और ट्रांसफर्स और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आई एम श्योर दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया एज इन विच वन इज बेटर फॉर यू, एंड नन ऑफ दीज इज बेटर फॉर एवरीवन. सबका अपना अपना व्यू होगा. लास्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज. तो अगर आप आरबीआई का या सेबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट और यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम असिस्टेड कोचिंग. तो आरबीआई 2025 के लिए अभी हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ये वाला फेज़ 1+2 लाइव क्रैश कोर्स. इसकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं बट अभी भी काफ़ी पड़ी हैं, ठीक है. डेली 2 क्लासेस हो रही हैं. बाकी यू कैन check out on the website about the details of these live classes, and we are currently running 75% discount on this, and this is around 5,000 this crash course. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये गोल्ड और सिल्वर कोर्स हैं. गोल्ड कोर्स कंप्लीट है फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू के लिए. सिल्वर कोर्स इज ओनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.